आज जुलाई महीने का आखिरी दिन है। दिल्ली के करोड़ों लोगों को मिली सबसे बड़ी खुशखबरी आज आपको बताते हैं। 10 साल बाद जुलाई के इस महीने में दिल्ली के लोगों ने सबसे साफ हवा में सांस ली है। दिल्ली में इस महीने का औसत AQI 89 रहा, जो कि पिछले 10 साल में सबसे कम है। जुलाई में खूब बारिश हुई है, इसने हवा में घुले प्रदूषण को जमकर धोया है। सोने पर सुहागा ये हुआ कि अगस्त में भी बादल और रिमझिम भरे खुशमिजाज मौसम का ये सिलसिला यूं ही जारी रहने का अनुमान है। मतलब यह है कि अगस्त में भी दिल्ली के लोगों को साफ हवा की सौगात मिलती रहेगी। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6। बस्ती है मस्तानों की दिल्ली, दिल्ली गली है दीवानों की दिल्ली 6। ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। दिल्ली वालों के लिए जुलाई का ये महीना यादगार बन गया। इस जुलाई ने एक नहीं कई तोहफे दिए। पूरे महीने रिमझिम लगी रही, मौसम शानदार रहा। बारिश और तेज हवा ने पिछले 10 सालों में जुलाई के महीने में दिल्ली के लोगों को सबसे साफ हवा की सौगात दी। मॉनसून के इस तोहफे को पाकर दिल्ली के लोगों का दिल बाग बाग हो गया। इस बार मानसून की बारिश दिल्ली NCR वालों के लिए कई तोहफे लेके आई है। अब दिल्ली NCR में जुलाई वो महीना बन गया है 2025 का, जिसने पिछले 10 साल के खराब हवा के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बार जुलाई में जो AQI है, पूरे महीने का औसत AQI लगभग 79 रहा, यानी कि 79, जो कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ती है। यानी कि पिछले 10 साल में जुलाई में कभी भी हवा इतनी साफ नहीं रही। आपको बता दें, ये आंकड़े बताते हैं, ये आंकड़े CPCB ने जारी किए हैं और CPCB की कैटेगरी के मुताबिक इस पूरे जुलाई जो AQI रही, जो हवा का स्तर रहा, वो संतोषजनक रहा। इस जुलाई में 31 में से 23 दिन बारिश हुई है, जिसका असर ये साफ हवा में दिखाई पड़ रहा है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक जुलाई महीने में दिल्ली का औसत AQI 79 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। जुलाई के 31 दिनों में से 23 दिन बारिश ने प्रदूषण को जमकर धोया। यही वजह है कि एक दशक बाद दिल्ली में जुलाई का महीना सबसे साफ रहा। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल करने वाली दिल्ली आखिरकार अपनी साफ हवा के लिए भी सुर्खियों में है। जी हां, पहली बार दिल्ली की हवा किसी महीने इतनी ज्यादा साफ रही हो। दरअसल 2015 में AQI की गणना शुरू की गई थी। वायु सूचकांक तब से लेकर अब तक किसी एक महीने में इतना बेहतर नहीं रहा था जितना जुलाई 2025 में रहा है। जी हां, इस महीने वायु सूचकांक 79 रहा, जो कि किसी भी महीने के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की हवा को साफ बनाने में आसपास के इलाकों में हुई बारिश का भी योगदान रहा। दिल्ली सहित NCR के इलाकों जैसे गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में एक साथ बारिश होने से पूरे इलाके की हवा साफ हो गई। वरना अगर दिल्ली में बारिश हो और उसके आसपास के इलाकों में न हो, तो बारिश के बाद आसपास के इलाकों का वायु प्रदूषण तुरंत दिल्ली में आ जाता है। जो पॉल्यूशन है पूरी दिल्ली में जुलाई के महीने में काफी कम रहा है और जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी अच्छी रही है। तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो हवा है वो तेज चली है और जो बारिश है वो लगातार हुई है। दिल्ली NCR की बात ही नहीं है, क्योंकि जब दिल्ली NCR में बारिश होती है तो जो पॉल्यूशन है वो बैठ जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो अगर दिल्ली में बारिश हो गई समझ लीजिए और उसके बाद में आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई, तो जैसे ही मौसम शुष्क होता है तो आसपास का जो पॉल्यूशन है वो फिर से हावी हो जाता है और दिल्ली की हवा खराब हो जाती है। लेकिन जुलाई में अच्छा ये रहा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में लगातार हो रही थी, रुक रुक करके हो रही थी। यानी कि बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल नहीं था। जब प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल नहीं होता तो जो धूल मिट्टी है और धुएं के कण है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो पाते। लगातार हवा चलती रही जिससे कि डिस्पर्समेंट भी होता रहा और जो बारिश बीच बीच में अच्छी होती रही उससे ये जो पॉल्यूटेंट्स है वो धुलते रहे और यही कारण है कि जुलाई का महीना काफी अच्छा निकला।
जुलाई के महीने में दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 79 रहा, जो 2015 के बाद से सबसे कम है। CPCB के मुताबिक AQI को 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। दरअसल दिल्ली में वायु की गुणवत्ता लगातार खराब रही है और उसके पीछे कई सारी वजहें रहती हैं, जिसमें गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण, दूसरे राज्यों से आने वाला धुआं और न जाने क्या क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है। लेकिन इस महीने बारिश ने चमत्कार कर दिया। 30 दिनों में 23 दिनों तक बारिश हुई है। अलग अलग इलाकों में बारिश होती रही। इसकी वजह से धूलकण बैठे रहे। जो कण हवा में घूमते हैं वो नीचे दब करके बैठ गए और इसीलिए जो AQI है वो बेहतर है। बीते सालों में जुलाई के दौरान दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 2015 में 138, 2016 में 145, 2017 में 98, 18 में 103, 19 में 134, 2020 में 83, 2021 में 110, 2022 में 87, 2023 में 83, 2024 में 96 दर्ज किया गया। इस साल यानी कि 2025 में जुलाई का औसत AQI 79 है, जो बीते 10 सालों में सबसे कम है। दिल्ली के प्रदूषण में सबसे बड़ी भूमिका धूल कणों की होती है। PM 2.5 और PM 10 जैसे धूल कण लगातार हवा में घुलते मिलते रहते हैं और उसी वजह से सांस लेना दूभर हो जाता है और दिल्ली सबसे प्रदूषित बन जाती है। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, इन धूल कणों को या तो वो हवा के साथ बहा ले जाता है या फिर साथ ही साथ जो बारिश की बूंदें होती हैं उससे वो नीचे बैठ जाते हैं। इसीलिए ये प्रदूषित राजधानी का तमगा हासिल करने वाली दिल्ली इस बार जुलाई महीने में काफी साफ रही है। अगस्त महीने को लेकर भी दिल्ली के लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। जानकारों के मुताबिक अगस्त में भी बारिश के चलते दिल्ली के लोगों को साफ हवा की सौगात मिलती रहेगी। ऐसा लग रहा है कि जो अगस्त के पहले 10 दिन है उसके दौरान पूरे उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होगी, रुक रुक करके बारिश होगी। तो हम कह सकते हैं कि पहले 10-12 दिन जो है अगस्त के वो भी काफी अच्छे निकलने वाले हैं। उसके बाद भी क्योंकि मानसून लगातार चलता रहेगा तो अगस्त का महीना भी हमारी समझ से काफी अच्छा निकलेगा और दिल्ली वासी अच्छी हवा में सांस ले पाएंगे। बारिश की बूंदों से भीगती दिल्ली, बादलों से ढका आसमान, तरबतर होती सड़कें और इमारतें, हरे भरे पेड़ पौधे, साफ हवा के झोंके, देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी सुंदर तस्वीर कभी कभी ही दिखाई देती है। कल की तरह आज भी यहाँ दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, कहीं तेज तो कहीं रिमझिम बरसात होती रही। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी दिल्ली में ऐसा ही खुशगवार मौसम बना रहेगा। इस वीकेंड पर भी दिल्ली पर बादलों की मेहरबानी जारी रहने का अनुमान है। दिल्ली NCR में बीती रात से मौसम सुहाना बना हुआ है। जिस तरीके से बुधवार पूरे दिन जबरदस्त गर्मी और उमस का मौसम था, उसके बाद शाम होते ही बादलों ने डेरा जमाया। कुछ जगहों पर तेज तो कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई और उसके बाद लगातार कई जगहों पर हमने देखा कि हल्की बूंदाबांदी लगातार होती रही, जिसकी वजह से न सिर्फ गर्मी बल्कि उमस से भी लोगों को राहत मिली है। और सबसे ज्यादा राहत भरी बात यह है कि अगले 24 घंटों तक इसी तरीके से मौसम बना रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके बाद एक बार फिर से 3 दिनों के बाद यानी रविवार को इसी तरीके से मौसम बनेगा और 3 से 4 दिनों तक दिल्ली और NCR के इलाके में घने बादल छाए रहेंगे। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। अब मॉनसून का ये मौसम चाहे रूठा हो या फिर जमकर भिगो रहा हो, सैयारा के दर्शकों पर फर्क नहीं पड़ता है। रिलीज के 13 दिन के बाद भी सैयारा का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है और इस शानदार सफलता का जश्न भी मनाया जा रहा है। मुंबई में सैयारा की सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें फिल्म के निर्माता निर्देशक सहित पूरी टीम शामिल हुई और इस पार्टी में निर्माता निर्देशक ने फिल्म से जुड़े ऐसे कई राज शेयर किए जिन्हें जानकर सैयारा फैंस भी हैरान रह गए। सैयारा का नॉन स्टॉप जादू जारी है। जज्बातों को झकझोरती ये फिल्म
दर्शकों के दिलों पर 13 दिनों से राज कर रही है। इस फिल्म के लिए लोगों की दीवानगी कम होने की जगह बढ़ती जा रही है। कोई भी फिल्म बनाई जाती है, उनको ऐसे नहीं बनाई जा सकती कि क्लासिक बनाने जा रहे, वो क्लासिक बन जाती है। बस यही था कि एक अच्छी फिल्म बनानी थी और लोगों को खुश करना था। इतना प्यार मिलेगा आई थिंक ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपने करियर को, अपनी फिल्म को कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक देने के लिए, आई मीन मेरी पहली पिक्चर से बोल हमें वो बात है, रीमिक्स वीडियो से मुझे वो ओपनिंग मिली जो मेरा करियर शुरू हुआ। मैं आज शायद होता ही नहीं था, चाहे वो आशिकी हो, चाहे वो कोई भी फिल्म हो। मैंने हमेशा म्यूज़िक का सहारा लिया है और वो सारे म्यूजिशियंस, वो सिंगर्स की मदद ली है ताकि मैं यहाँ तक आज बैठ पाऊँ, इधर ये बात कर सकूँ आपसे। सच पूछो तो ना, वो एक अनयूजुअल सा ट्रैक है। आज वो चल गया है तो लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ईजी ऑप्शन था, बट क्योंकि इसमें इतना पैथोस था, दर्द था। अक्सर एक यंगस्टर्स के साथ लोगों को हैप्पी गाने पसंद है, लोगों को अक्सर ये सब पसंद है, पर मुझे अक्षय का ये देखना पड़ा। मेरे को इंटरनली जब एक सर्वे भी किया था, लोगों को अलग अलग थे, फेवरेट थे, पर अक्षय जुटा रहा है और ये बेस्ट गाना है पिक्चर का। ये इस पे जुटा रहा कि ये ही गाना है और मैं इस पे ही पैसे लगाने वाला हूँ प्रमोशन के लिए। सैयारा के जरिए मोहित सूरी ने एक ऐसी कहानी पेश की है जो दर्शकों के दिलों में उतर गई है। फिल्म में वो सब कुछ है जो लोगों को सिनेमा घरों तक खींच रहा है। इस फिल्म की नींव कैसे पड़ी, उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। एक दौर चल रहा था नीरज जी, ड्यूरिंग पोस्ट कोविड के एक लार्जर देन लाइफ सिनेमा बन रहा था। शायद उस वक्त ऑडियंस जो आ रही थी वो एक वो ब्लॉकबस्टर एक्शन लार्ज हीरो, लार्जर देन लाइफ हीरो के लिए आ रही थी। और उस वक्त मैंने 2-3 फिल्में देखी थी और मुझे पता लगा था कि ये सब शोर शराबे में मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती। तो मैंने बोला मैं एक अलग धुन गाता हूँ। तो तब मेरे एक असिस्टेंट थे संकल्प सदाना, उनके साथ बैठ के मैंने ये कहानी लिखी। फिर मेरी मुलाकात किसी से, पर उस वक्त काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि कोई ये स्टोरी बनाएगा नहीं, तुम अपने पैसे और टाइम वेस्ट कर रहे हो। और मैंने बोला देखेंगे। पर जब मेरी मुलाकात सुमन्ना से हुई जो YRF के, और फिर अक्षय से हुई, उन्होंने कहा कि हमें यही कहानी बनानी है। तो जब सब लोग एक तरफ भाग रहे थे कि एक टाइप का सिनेमा बनाने में, इन लोगों ने मुझे इस कहानी को बनाने में सपोर्ट किया। तो हमने जब डिसाइड किया था कि हमें पिक्चर बनानी है एज स्टूडियो, हमने ये चूज़ किया था कि हमें एक लव स्टोरी बनानी है। एंड वी वर वेरी क्लियर कि पहली लव स्टोरी होनी चाहिए बिकॉज वो YRF का कोर है। YRF की हिस्ट्री अगर आप देखें तो हम लव स्टोरी से पहले ज़्यादा जाने जाते थे। एंड हमने डिसाइड किया एज ए टीम। फिर सुमन्ना हुई, लाइक मोहित सेठ जो हमारी क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, उनकी मुलाकात मोहित से एक मंदिर में हुई एंड वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। तो पहली बार सैयारा की बात एक्चुअली अगर आप देखें तो इस पिक्चर पे एक ब्लेसिंग है कि पिक्चर पहली बार मंदिर में डिस्कस हुई थी। एंड फिर हमारी जर्नी शुरू हुई। हमने मोहित को रीच आउट किया, बोला यार हमें आइडिया सुना दे। फिर मोहित ने अपना टाइम लिया, फिर वो वार्तालाप चला। बट जैसे मोहित ने हमें स्क्रिप्ट भेजी, हमने 2 हफ्तों में इसको टर्न अराउंड कर दिया। अहान पांडे और अनीत पड्डा ने एक और जहां दर्शकों पर अपनी दमदार अदाकारी की छाप छोड़ी है, वहीं उनकी मासूमियत दर्शकों के दिलों पर जादू करने में कामयाब रही। फिल्म के प्रमोशन में अहान और अनीत को लोगों के सामने न लाना भी मेकर्स का बोल्ड फैसला था। ये फैसला फिल्म की कामयाबी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। हमने डिसाइड किया कि यार हम बच्चों को बाहर नहीं डालेंगे। हम चाहते हैं कि लोग इनको पहली बार कंज्यूम करें तो बिग स्क्रीन पे कंज्यूम करें। हमें मंजूर था कि हमें जजमेंट मंजूर था इनकी एक्टिंग पे, बट कि जी ये इंस्टाग्राम रील, इंटरव्यू, सोशल मीडिया पे कुछ गलत हो जाए और फिर बच्चे जज हो जाए, हमें वो मंजूर नहीं था। और हम जानते थे कि इनका परफॉर्मेंस देख के अगर इन्हें स्टार बनना है तो ये अपने एक्टिंग की काबिलियत पे बनेंगे। एंड वहाँ से ही हमने डिसाइड किया उसी टाइम पहले कि ये पिक्चर की मार्केटिंग अलग होगी। सैयारा ने दर्शकों के दिलों पर राज करने के साथ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का जो इतिहास रचा है, वो स्टारडम के पीछे भागने वाले बॉलीवुड के लिए एक सबक है।
और अब बात मुंबई के मशहूर दही हांडी उत्सव की, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। गोविंदा पथकों यानी कि गोविंदा टोलियों में शामिल लोग ज्यादातर युवा होते हैं, जो कि 20 फीट की ऊंचाई पर रस्सी के सहारे लटकने वाली दही हांडी तक पहुंचने के लिए मानव पिरामिड बनाते हैं। आम धारणा है कि दही हांडी उत्सव में शामिल होने वाले ज्यादातर युवा बेरोजगार या फिर कोई काम धाम करने वाले नॉर्मल लोग होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गोविंदाओं की टोली में अलग अलग बैकग्राउंड के युवा शामिल होते हैं, जिनमें छात्र भी हैं, नौकरी पेशा भी हैं और यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग भी इसमें हिस्सा लेते हैं, जिनका उत्साह, भक्ति और सहयोग की भावना एक यादगार अनुभव है। मुंबई में दही हांडी की तैयारी है, कान्हा का इंतजार है। अभी से उत्सव के रंग में डूबने को तैयार मुंबई की गली गली में दही हांडी दिखने लगी है। गोविंदा अभी से जोश में भरे हैं। 2-2.5 मंजिला इमारत की ऊंचाई पर बंधी रस्सी और उससे बंधी मटकी को तोड़ने की प्रैक्टिस हो रही है। करीब 6 मीटर यानी 20 फीट नीचे खड़े गोविंदाओं की टोलियों की तरफ से पिरामिड बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई है। जन्माष्टमी के ठीक एक दिन बाद मनाए जाने वाले दही हांडी उत्सव के लिए अभी से जोर लगाया जा रहा है। दही हांडी की तैयारी जोरों शोरों पर और देख सकते हैं किस तरीके से गोविंदा पथक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दृश्य सिर्फ मुंबई के भांडुप इलाके का ही नहीं है, बल्कि मुंबई और महाराष्ट्र के हर उस कोने कोने पर इस तरह से गोविंदा पथक प्रैक्टिस कर रहे हैं। दही हांडी उत्सव का आकर्षण गोविंदाओं की टोली है, जो हफ्तों पहले से इस उत्सव के लिए दिन रात प्रैक्टिस करती है, जिनका मकसद दही से भरी मटकी फोड़ना होता है। ऐसा करने पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सम्मान और इनाम मिलता है। हर साल होने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर ये आम धारणा है कि इसमें बेरोजगार या चौक चौराहे पर खड़े होकर टाइम पास करने वाले युवा ही हिस्सा लेते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं। मुंबई के भांडुप इलाके में गोविंदाओं की ये टोली उस धारणा को तोड़ती है। शिवनेरी गोविंदा पथक नाम की गोविंदाओं की ये टोली में शामिल सभी लोग कम से कम ग्रेजुएट तो जरूर हैं, कई तो सीए, आईटी इंजीनियर, पुलिसकर्मी और सरकारी नौकरियों में शामिल हैं। हमारे शिवनेरी गोविंदा पथक की एक स्पेशलिटी ये है कि हमारे शिवनेरी गोविंदा पथक में जो भी शामिल गोविंदा है, वो सब कुछ जो भी है वो सब एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है। अभी रिसेंटली हमारा एक गोविंदा वो तो सीए पास हुआ है। अच्छा। उसका नाम है तन्मय। वो तो अभी सीए फाइनल उसने एग्जाम पास किए। सीए है, इंजीनियर है, पुलिस कर्मी है, मिलिट्री में काम करने वाले लोग हैं, उसके सिवाय डॉक्टर असिस्टेंट करने वाले, मेडिकल लाइन में असिस्ट करने वाले लोग हैं, बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स है, इस मैनेजर पोजीशन पे काम करने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग हैं, डिजाइन फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। यानी दही हांडी सिर्फ नुक्कड़ पर खड़े लोगों का महोत्सव नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे वर्ग से जुड़ा आयोजन भी है। अठारह साल पहले अस्तित्व में आई शिवनेरी गोविंदा पथक मंडल प्रो गोविंदा टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले रहा है, जिसे एक पारंपरिक भारतीय खेल का दर्जा मिला हुआ है। प्रो गोविंदा लीग का ये तीसरा सीजन है। 3 दिनों तक चलने वाली ये दही हांडी प्रतियोगिता 7, 8 और 9 अगस्त को मुंबई में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई गोविंदा टीमें हिस्सा लेंगी। प्रो गोविंदा लीग की टॉप 16 टीम में शिवनेरी गोविंदा पथक मंडल को जगह मिली है, जहां गोविंदाओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। अभी ये जो गेम था एक गली में चालू हुआ गोविंदा हम लोग परसों से चल रहा है। ये सैकड़ों सालों से चलने वाला ये एक ट्रेडिशन था अपना। आज ये ट्रेडिशन को लास्ट 3 साल में प्रो गोविंदा के वजह से उसको एक अलग लेवल पे, मतलब ये एक सिटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए या स्टेट के लिए लेवल तक नहीं रुका है, अभी वो नेशनल लेवल तक गया है और बहुत ही जल्दी वो इंटरनेशनल लेवल तक जाने वाला है। तो उसके लिए उन्होंने उसको एक फ्रेम में फिट किया है कि एक प्रोफेशनल अगर गेम स्पोर्ट्स हम लोग करने जा रहे हैं तो उसको एक फ्रेम में फिट किया हुआ है। और इसके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अभी उसकी आगे की क्वालिफिकेशन राउंड होता है, उसके बाद में एलिजिबिलिटी राउंड हुआ, उसके बाद में हमारा जो भी फाइनल 7, 8, 9 अगस्त को डोम में होने वाला है, तो वो सब मैट पे खेलना जा रहा है। जैसा आप लोग देखते हैं कबड्डी भी अभी मैट पे आया, वैसा ही ये प्रो गोविंदा का गेम भी अभी मैट पे आया हुआ है। हिंदू कैलेंडर और पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण का।
उसी तरह भाद्रपद माह की नवमी तिथि को दही हांडी का उत्सव मनाने की परंपरा है। जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन सुबह से ही महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव मनाया जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात के लिए दही हांडी की क्या अहमियत है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां दर्शाने के लिए दही हांडी पर्व मनाया जाता है। दही हांडी के त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर पिरामिड बनाते हैं और ऊंचाई पर टंगी दही, दूध, मक्खन से भरी हांडी को फोड़ेंगे। महाराष्ट्र खासकर मुंबई के कई इलाकों में पहले मटकी तोड़ने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये पुरस्कार अक्सर सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी सामूहिक रूप से दान कर दिया जाता है। पैसा जो है बहुत सेकेंडरी है। ये जो राशि, ये बख्शीश मिलता है ना, बहुत सेकेंडरी है। ये यूथ का एक अलग एक्साइटमेंट है कि जो एक्साइटमेंट में हम लोग थर लगाते हैं, जब भी थर हम लोग 8 पिरामिड लगाते हैं, 9 पिरामिड लगाते हैं, जो भी थर लगता है उधर ही हम लोग जीतते हैं। उसके बाद जो मिलने वाली राशि है, हम बहुत सारा, हमारा जो ग्रुप में हम लोग अपना पथक के माध्यम से बहुत सारे सोशल कॉज में भी हम लोग हेल्प करते हैं। जब भी कोविड हुआ था, सबसे पहले गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को डोनेशन देने वाला पहला पथक था हमारा शिवनेरी गोविंदा पथक। मान्यता है कि माखन चोरी के लिए मटकी फोड़ने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लिए चलते राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में, जहां पर चल रहा है एक ऐसा वेलनेस सेंटर जहां परिवारों को जोड़ने के लिए काउंसलिंग की जाती है। इस वेलनेस सेंटर में बीमारियों का नेचुरोपैथी से इलाज भी किया जाता है और इस वेलनेस सेंटर का नाम है अर्थ 11, जिसका मकसद लोगों को प्रकृति के करीब लाना और बुजुर्गों को नई पीढ़ी के साथ जोड़ना है। चारों तरफ हरियाली के बीच बांस की बनी ये झोपड़ियां और इन झोपड़ियों की दीवार और फर्श पर मिट्टी और गोबर का लेप, जो देखने में किसी गांव के घर जैसा है, लेकिन ये है एक वेलनेस सेंटर जिसे आशीष और उनकी मां ने मिलकर तैयार किया है, जिसका मकसद बेहद अनोखा भी है। इस वेलनेस सेंटर में शहर की चकाचौंध नहीं, बल्कि एकांत और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। परिवार के लोगों को एक दूसरे से कैसे जोड़ें, इसके लिए यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें होती हैं और उसके लिए अलग अलग ऐसी छोटी छोटी हट बनाई गई हैं और इन हट्स का नाम भी जो रखा गया है वो भी बहुत यूनिक तरीके से रखा गया है। आप देखिए, ये जो हट है इसका नाम रखा गया है केवल कृष्ण कक्ष। ये हट भी आप देखिए बैम्बू से तैयार की गई है, मतलब सारी चीज़ें नेचुरल हैं और इनका नाम भी रखा गया केवल कृष्ण कक्ष। इसके बगल में अगर आप जाएंगे हट पर तो उसका नाम है दर्शनी कक्ष। ये नाम कहाँ से आया, इतने यूनिक नाम? आशीष जी, नाम कहाँ से रखे आपने? ये मेरे दादा दादी के नाम पे है और मुझे लगता है कि जब लोग, नाम क्या था? दादाजी का नाम मेरा केवल किशन शर्मा था। अच्छा, जो ये वाली हट? जी हाँ जी। और दादी का नाम दर्शनी देवी था। और मुझे लगता है कि ना हमारी पीढ़ी को अपने पितरों से कनेक्ट होना चाहिए कहीं ना कहीं। दिल्ली के समयपुर बादली में मौजूद इस वेलनेस सेंटर का नाम अर्थ 11 है, जहां न सिर्फ परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए काउंसलिंग की जाती है, बल्कि बीमारियों का भी नेचुरोपैथी से इलाज होता है। इस वेलनेस सेंटर में योग साधना और मेडिटेशन और साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन की भी व्यवस्था है। देखिए, इस जगह की सबसे खास बात ये भी है, कई बातों में से, कि यहाँ पर आपको जो भोजन है वो सात्विक मिलेगा। अब भोजन का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी नहीं है। आपको यहाँ चाय मिलेगी, लेकिन जो चाय होगी ना वो भी बिल्कुल सात्विक होगी। जो आप अपने घर में चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं वो चाय पत्ती नहीं होगी। लेमन चाय है ये, बट इसके अंदर हम लेमन ग्रास मिलाते हैं, गुड़ मिलाते हैं, सारा ऑर्गेनिक गुड़ रहता है और नींबू रहता है और नींबू के पत्ते भी ऐड ऑन करते हैं। पर मैं फिर भी एक बात कहता हूँ कि भाव बहुत प्यारी चीज़ है। लोग भाव मिलाना भूल जाते हैं। हम हर एक चीज़ यहाँ पे स्नेह से परोसते हैं, तो वो स्नेह का भी एक प्यार होता है। अब जैसे बच्चे बीमार पड़ते हैं या जनरेशन बीमार पड़ती है, तो पहली चीज़ ये होती है कि हमारा सलाइवा बनना बंद हो जाता है, लार, मुँह की लार। तो वो ये चाय लार बनाती है। दूसरा, आपका पेट ठीक रहता है, और पेट ठीक है तो आधी तो चीज़ें वैसे ठीक है। अब स्ट्रेस एंजाइटी इतनी होगी ना लोगों के पास कि लोग मतलब फ्रेश तक नहीं हो पाते हैं और फिर सारा दिन वो अपसेट रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन और एंगर एंजाइटी इश्यूज और एड ऑन होते हैं। तो बेटर ये कि आप छोटी छोटी चेंजेस लेके आए अपने जीवन में और एवरीथिंग कैन बी चेंज आफ्टर दैट।
35 साल के आशीष पेशे से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर थे, लेकिन नौकरी छोड़कर उन्होंने नेचर और अध्यात्म की खोज में समय बिताना ज्यादा मुनासिब समझा। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने ये वेलनेस सेंटर शुरू किया। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।